नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस का पेपर 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे 101 से 150 क्वेश्चन तक। इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जाने वाला है। हो सकता है आज हेल्थ इश्यू है थोड़ी सी, तो हेल्थ इश्यू की वजह से आवाज़ का जो वॉइस क्लियरेशन है वो शायद ना हो पाए, तो आप समझने का प्रयास करिए फिर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 101 क्वेश्चन है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? ये पूछा गया है। डार्लिंग श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से तटों पर से किस पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी तट, दक्षिण पश्चिमी तट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी तट, यहाँ पर पूर्वी नहीं होगा, यहाँ पर पश्चिमी होगा। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिण पश्चिमी तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है, जबकि डार्लिंग नदी की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। अगर डार्लिंग नदी की देखिए, ये श्रृंखला है, डार्लिंग श्रृंखला है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। और डार्लिंग नदी की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है? पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये भी आप याद कर लीजिए। डार्लिंग नदी की बात की जाए, अगर डार्लिंग नदी की बात की जाए पूर्वी तट, और डार्लिंग श्रृंखला की बात की जाए दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? कौन सी महासागरीय धारा है जो हिंद महासागर से संबंधित है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अगुलहास धारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कनारी धारा। तो कनारी धारा ये किससे संबंधित है? ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? अटलांटिक महासागर से संबंधित है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं फ्लोरिडा। ये फ्लोरिडा धारा ये किससे संबंधित है? ये भी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगलुहास धारा ये तो हिंद महासागर से संबंधित है। और क्यूराइल धारा ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से संबंधित है ये क्यूराइल धारा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ये चुनना है। नृजातीय समूह और देश दिए गए हैं। कौन सी नृजातीय समूह कहाँ पर स्थित है? इसके बाद हम बात करते हैं यहूदी कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा इजराइल में, ये हो जाएगा ए नंबर का। इसके बाद में टेडा कहाँ पाए जाते हैं? टेडा पाए जाते हैं लीबिया में। टेडा है लीबिया में पाए जाते हैं, ये बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बेंजा कहाँ पाई जाती हैं? बेंजा पाई जाती है मिस्र में, ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। और लुर पाए जाते हैं ईरान में, ये हो जाएगा डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश और देश की राजधानी बताना है। मोरक्को की राजधानी क्या होगी? मोरक्को की राजधानी होगी रबात मोरक्को की राजधानी होगी। इसके बाद में ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस, और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। केप वर्डे की राजधानी बामाको नहीं होती है। ये केप वर्डे की राजधानी बामाको नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर केप वर्डे की राजधानी बामाको नहीं होती है तो केप वर्डे की राजधानी क्या होती है? केप वर्डे की राजधानी होती है प्रेया। और बामाको फिर किसकी राजधानी है? बामाको राजधानी है माली की राजधानी है बामाको। तो ये भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मार्शुग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्शबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। और दक्षिण अफ्रीका में बॉक्साइट ना के बराबर पाया जाता है। क्या है? बॉक्साइट है जो ना के बराबर पाया जाता है, तथा यहाँ यूरेनियम बहुत ही अधिक मात्रा में, या फिर यूरेनियम के भंडार इसके पश्चिमी क्षेत्र में है। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसके यूरेनियम के भंडार हैं। यूरेनियम के भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पश्चिमी क्षेत्र पर हैं, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र पर।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कौन सा सही हो जाएगा। एक पर्वत दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। अब देखिए बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। एटलस, एटलस पर्वत कहाँ पर है? एटलस पर्वत है मोरक्को में, मोरक्को में एटलस पर्वत है। अब देखिए ए वाला 4 पे कहाँ से जा रहा है, तो हम पहले ऑप्शन कट करते हैं कि ये और एक ये, 2 ऑप्शन हमारे कट हो गए। बचा कौन सा? बी और सी ऑप्शन बचा है। एलिमिनेट मैंने कितने कर दिए? 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब बचे हैं 2 ऑप्शन, तो इनमें से एक और एलिमिनेट हो जाए तो आंसर आ जाएगा हमारा। इसके बाद में कालिमजारो, कालिमजारो ये कहाँ पर है? ये कालिमजारो है, ये है तंजानिया में। ये कहाँ पर है? तंजानिया में। कालिमजारो है तंजानिया में। तो अब देखिए बी वाला 3 से कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन ए में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मलेशिया रबर, चाय, कहवा तीनों का उत्पादन करता है, लेकिन जो मलेशिया की किंटा घाटी है वो टिन उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। मलेशिया आखिर के देखिए चाय का भी उत्पादन करता है, रबर का भी उत्पादन करता है और कहवा का भी उत्पादन करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किंटा घाटी है, किंटा घाटी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है टिन का उत्पादन होता है। किसका होता है? टिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन से देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 भूमध्य रेखीय गिनी, भूमध्य रेखीय गिनी और रंबांडा, इनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। हालांकि ऐसा है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही बात होती है, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। पहला देश इसमें कौन सा है? पहला देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये पहला देश हो जाता है। इसके बाद में दूसरा है युगांडा, युगांडा है दूसरा देश। सोमालिया तीसरा देश, गैबोन है चौथा देश, मालदीव पाँचवा, किरीबाती ये छठा और केन्या सातवां, इंडोनेशिया आठवां, इंडोनेशिया आठवां। इसके बाद में ब्राज़ील है 9वें नंबर का और 10वें पर है इक्वाडोर, इक्वाडोर है 10वें का और 11 पे है कोलंबिया। 11 पे क्या है? कोलंबिया 11 पर है। और साओ टोम, साओ टोम का कहाँ पर है? साओ टोम है ये 12 और इसके बाद प्रिंसेप ये 13। यहाँ इनसे होकर गुजरती है, इनसे होकर गुजरती है, तो ये आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के सम्मिलित क्षेत्र में स्थित एक अभयारण्य है जो प्रमुख रूप से घड़ियालों के लिए हाँ जी, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। कौन से ऐसे शहर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं? अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 ऐसे शहर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। कौन कौन से हैं? एक तो वाराणसी है, दूसरा कौन सा? इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज है। तीसरा कानपुर है, चौथा लखनऊ है, इसके बाद में 5वां बरेली है और 6ठे नंबर पर झांसी है, फिर मुरादाबाद है, इसके बाद में अलीगढ़ है और इसके बाद में सहारनपुर है, सहारनपुर के बाद में आगरा है। इतने ये 10 ऐसे स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, ये ऐसे शहर हैं 10। अगला क्वेश्चन है 111, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर में किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं? किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं?
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 और 1981 में, 1971 और 1981 में। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में 10 लाखों नगरों की संख्या 7 है। 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? 2011 की जनगणना में देखिए, 2011 की जनगणना में अब कितनी हो गई संख्या? 7 हो गई है। 10 लाखीय नगर बने हैं, कुछ नगर बने थे 1971 और 1981 में। जब 2011 की जनगणना हुई तब इसमें नगरों की संख्या कितनी हो गई? 7 नगरों की संख्या हो गई, जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, जिसमें पहला आता है कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा गाजियाबाद, इसके बाद में आगरा और वाराणसी, इसके बाद में मेरठ और इसके बाद में प्रयागराज। ये ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 7 लाख से 10 लाख से अधिक है। कानपुर 1971 में तथा लखनऊ 1981 में 10 लाखी नगरी घोषित हुए थे। 1971 में सबसे पहले कौन घोषित हुआ था? कानपुर हुआ था 1971 में कानपुर, इसके बाद 1981 में हुआ था लखनऊ, ये घोषित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन दिया? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिले में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप अभी के करंट अफेयर्स तैयार कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कुशीनगर हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ये आप याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं विविध के। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया। इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत 10 जनवरी 2019 को हुई थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 2019 को हुई थी। 2019 को हुई थी, 10 जनवरी 2019 को। इसकी लागत 300 करोड़ रुपए है। लागत की पूछी जाए तो कितनी है? लागत है 300 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और इस कार्यक्रम के तहत 102 प्रदूषित शहरों को अगले 5 वर्षों में स्वच्छ करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग की प्रमुख पहल है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी परिवार नियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समन्वित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। 1975 में इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत आवश्यक 6 अवयव हैं। कौन कौन से अवयव हैं? 6 अवयव हैं। कौन कौन से? पहला देखिए, इसमें 5 अवयव कौन कौन से किस प्रकार से? पहले देखिए, 6 अवयवों पर संसाधन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। पहले प्रावधान किया गया था, लेकिन अब कितने बचे हैं? अब 5 अवयव बचे हैं। और कौन कौन से बचे हैं? एक बचा है पूरक आहार, और स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा, इसके बाद में स्वास्थ्य शिक्षा, इसके बाद में नियमित जांच कह सकते हैं आप। इसके बाद परामर्श की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। परामर्श सुविधाएं। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट E. पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड,
या लुई बर्च या सुई डुमांट? राइट आंसर होगा रॉबर्ट ई पार्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? राइट आंसर इसका होगा हुबली। हुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुबली में 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के हुबली में देश को एक रेल संग्रहालय समर्पित किया गया है और इसे समर्पित किया दातव्य है कि देश का पहला रेल संग्रहालय 1977 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के नाम से चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। हुबली रेल संग्रहालय मैसूर के ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिमी रेल का दूसरा संग्रहालय है और हुबली रेल संग्रहालय के दो हिस्सों में घाट प्रवाह तथा माल प्रवाह कॉटेज में बांटा गया है। और ये जो घाट प्रवाह और माल प्रवाह हैं ये किसी की कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, ये आप कमेंट करके बताएं कि घाट प्रवाह और माल प्रवाह किस नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? पहला अरब राष्ट्र हुआ। राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात। भारत के पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश ने जुलाई 2020 में अपने देश में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा का प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्नोग्राफी एवं गैम्बलिंग पर कार्रवाई के तहत 20,000 से ज़्यादा वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया है। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आइडिया समिट 2020 में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो इसमें आपको ये दो कथन दिए गए, इसमें पढ़ के बताना है कौन सा सही दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक कथन है ये वाला सही दिया गया है और ये वाला कथन गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर देखिए 124 का, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, हरियाणा द्वारा इसका किया जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 125 का जो राइट आंसर होगा मोहन बागान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब 126 देखिए, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशन के बीच 8 अगस्त 2020 को यात्रा प्रारंभ की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी भी पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और बिहार। देवलाली और दानापुर, ये बिहार और महाराष्ट्र इन दोनों के बीच में ये पहली रेल सेवा स्टार्ट की, किसान रेल सेवा स्टार्ट की। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, ये सही सुमेलित नहीं है। और अगर ये सही सुमेलित नहीं है तो इसमें मतलब मेजबानी की किसने थी? सिंगापुर ने नहीं की थी, किसने की थी? वियतनाम ने की थी, वियतनाम ने की थी। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई थी और ये स्थान को इसका डिसाइड नहीं किया गया था। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। 6 कौन कौन से स्थान हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 6 स्थान हैं। नवाबगंज पक्षी विहार, सबसे पहला है नवाबगंज पक्षी विहार। इसके बाद में पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य और सांडी और सरसई पक्षी अभयारण्य। सांडी और सरसई पक्षी अभयारण्य, ये 6 ऐसी साइटें हैं जिनको रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम, यूके ने मेजबानी की थी। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपतटीय गश्ती जहाज से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य
किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा कोलकाता, नोएडा और मुंबई। कोलकाता, नोएडा और मुंबई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपको बताना कि कौन सा है वो जो नहीं चुना गया है। चुना गया है नहीं पूछा गया, जो नहीं चुना गया है इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा नहीं चुना गया है। इसके बाद में 135 देखिए, करेंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक ही है, केवल एक ही सही है, बाकी ये वाला जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। 136 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य और या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, और अब चलने भी लगे हैं। इसके बाद में 137 देखिए, 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नांदी फाउंडेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? 138 का इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा बिहार और होशंगाबाद मध्य प्रदेश, दोनों जगह से ही चालू हो गया है, लेकिन जो इसका सही उत्तर माना गया है वो माना गया है दरभंगा बिहार, ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे पहले यहीं से चालू हुआ था, कुछ टाइम पहले यहाँ चालू हुआ था, लेकिन अगर डेट की बात की जाए दोनों एक ही जगह पे चालू हुए थे, एक ही दिन चालू हुए थे। इसके बाद में 129 नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा प्रदर्शन इसमें वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद में 140 देखिए, इसमें कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, मथुरा और वाराणसी, ये दोनों शामिल किए गए हैं। पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों कथन दिए गए, दोनों कथन सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 143 का राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन 2, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत और परंतु आर सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन दिया गया और कारण दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद में 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, 145 का राइट आंसर क्या होगा? 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन दिए गए, दोनों कथन सही हैं, यही दोनों कथन सही दिए गए हैं। 146 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपको बताना है। पीएम जन आरोग्य अभियान कब चालू हुआ था? पीएम वय वंदना योजना कब चालू हुई थी? तो पीएम जन आरोग्य अभियान कब चालू हुआ था? ये चालू हुआ था 2018 में। तो ए 2 से किससे मिलता है? अभी एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। इसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान सभी को पता होगा, स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ है 2014 में। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ है 2014 में। अब देखिए जो डी का है वो 4 कहाँ पर है? केवल 1 में है, बाकी ये तीनों कट गए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में 147 नंबर देखिए, 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पेंशन योजना का सदस्य इसके पात्र हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही दिए गए हैं, ऑप्शन 1 और मतलब 1 और 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। 149 कथन दिया गया ए और कारण दिया गया आर, इसे बताना क्या आपका सही है होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सत्य हैं और रीजन कथन की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा
कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। देखिए, और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप में इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और इंक्वायरी करने के लिए आपको त्रिभा क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। त्रिभा क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके, या फिर आप trivaclasses@gmail.com पर मेल भी करके इंक्वायरी कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।